हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर में अभी जो लेक्चर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का ये अगला जो लेक्चर है जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, इट इज रिलेटेड विद द कॉलिजन थ्योरी। इसमें हम लोग बात करेंगे कॉलिजन थ्योरी के बारे में और इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये हमारे टॉपिक होंगे इस लेक्चर के। अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कंसंट्रेशन से रेट डिटर्मिनेशन बाय कंसंट्रेशन और डिफरेंशियल कंसंट्रेशन पर बात कर लिया था। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग बचे हुए टॉपिक्स के बारे में। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है, दिस पोर्शन इज दिस ईयर नॉट इंक्लूडेड इन क्लास 12 सिलेबस। इस साल के लिए ये पोर्शन क्लास 12 के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट पोर्शन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और हम लोग नीट के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो कोई इसमें बेनिफिशियल नहीं है ना। नीट में तो वो रहेगा ही रहेगा सिलेबस में, आगे क्या होगा उसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे के पोर्शन पर। ठीक है, तो दैट इज अबाउट कॉलिजन थ्योरी पर बात करेंगे सबसे पहले। तो कॉलिजन थ्योरी जो है वो बेस है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर, है ना। तो कॉलिजन थ्योरी it is based on kinetic theory of gases, based on kinetic theory of gases। यह गैसों के गतिज ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है, बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। तो कॉलिजन थ्योरी काइनेटिक थ्योरी पर बेस है, ये बात हो गई। इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी of the gases. Collision theory is based on the kinetic theory of the gases. The basic requirement of a chemical reaction, the basic requirement of a chemical reaction, basic requirement of a chemical reaction, basic requirement of a chemical reaction is collision between molecules, collision between molecules। तो केमिकल रिएक्शन के आगे बढ़ने के लिए सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो कॉलिजन बढ़ेगा, कॉलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर, ऐसा हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। तो इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड व्हाट इज the basic requirement of a chemical reaction is collision between molecules। तो molecules के बीच collision जो है किसी chemical reaction का basic requirement है। मतलब reaction rate of reaction is depends on number of collisions। okay, तो rate of reaction is depends on number of collisions between molecule। रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक अणुओं के टक्करों की संख्या पर निर्भर करती है। तो कुछ पॉइंट्स नोट करना है, बस कुछ खास नहीं है इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर hard and spherical, just like atom, है ना। जैसे एटम को हम कहते हैं हार्ड और स्फेरिकल, तो कोई भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या होगा, एटम से ही तो बनेगा। द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर हार्ड एंड स्फेरिकल। द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर हार्ड एंड स्फेरिकल एंड रिएक्शन occurs when molecules collide, and reaction occurs when molecules collide। और अभिक्रिया कब होगी, जब अणुओं के मध्य टक्कर होगी। रिएक्शन occurs when molecules collide, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे तब रिएक्शन
होगी, है ना, आगे रिएक्शन को चलने के लिए पहली कंडीशन हो गई। ऑल कोलिजन्स डू नॉट प्रोड्यूस, ऑल कोलिजन्स डू नॉट प्रोड्यूस, ऑल कोलिजन डू नॉट प्रोड्यूस प्रोडक्ट, सभी कोलिजन प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। सभी कोलिजन के बाद प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है या ऐसा संभव नहीं है। ऑल कोलिजन्स डू नॉट प्रोड्यूस प्रोडक्ट, ओनली इफेक्टिव कोलिजन में प्रोड्यूस प्रोडक्ट, केवल इफेक्टिव कोलिजन पर प्रोडक्ट बन सकता है। ओनली इफेक्टिव कोलिजन में प्रोड्यूस प्रोडक्ट, ओनली इफेक्टिव कोलिजन में प्रोड्यूस प्रोडक्ट, ओके। एंड द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स the number of effective collisions are less than the number of effective collisions are less in total number of collisions, less in total number of collisions, और लेस देन भी कह सकते हो, लेस देन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स आर लेस इन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं, जो क्रियाकारी अणु हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हार्ड और स्फेरिकल हैं, और रिएक्शन कब आगे बढ़ेगी? इन मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के कारण रिएक्शन आगे बढ़ेगी। सभी कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होंगे। इफेक्टिव कोलिजन होने पर ही, प्रभावकारी टक्कर होने पर ही क्रियाफल बन सकता है। इफेक्टिव कोलिजन में कॉज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इफेक्टिव कोलिजन होने पर ही प्रोडक्ट बन सकता है। और इफेक्टिव कोलिजन का नंबर, जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं, जो कुल स्ट्राइक होगी, उसमें से इफेक्टिव कोलिजन बहुत ही कम होते हैं, है ना। इफेक्टिव कोलिजन्स आर लेस एज कंपेयर टू total number of collisions. Effective collisions are very less in number as compared to total collisions. तो प्रभावकारी टक्करों की संख्या बहुत कम होती है कुल टक्करों की संख्या से अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो। very less number of effective collision is there. Okay, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। The molecule takes part in a chemical reaction. The molecules takes part in a chemical reaction. The molecule takes part in a chemical reaction. Molecule takes part in a chemical reaction is called active molecule. और जो molecules केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेडिकल का एंट्रेंस है, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सभी बच्चे तो प्रिपरेशन नहीं करते हैं। अब मान लीजिए 50 लाख बच्चा अगर इंडिया में रहता है जिसमें जो बायो पढ़ रहा है, उसमें से अगर 15 लाख बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिस इज द एक्टिव स्टूडेंट्स, ये एक्टिव स्टूडेंट है। लेकिन क्या सभी स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो इफेक्टिव काम करेगा वो सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। जो इफेक्टिव काम करेगा वो सेलेक्ट होगा। लेकिन जो बच्चे भी काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं, वो एक्टिव तो हैं, अदर्स के कंपैरिजन में एक्टिव हैं। एनर्जी तो सबके पास होती है, लेकिन जो थोड़ा, जिनको पता है कि नीट का एग्जाम होगा और वो ऐसा होगा, उसके लिए हमें इतना काम करना पड़ेगा, और वो भी काम कर रहे हैं, तो दिस इज एक्टिव इन कंडीशन। कंडीशनली वो कैसे हैं? एक्टिव है। तो अदर्स के कंपैरिजन में उनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, ठीक। लेकिन जो एनर्जी सेलेक्ट होने के लिए लगेगी उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज्यादा एनर्जी लगेगी। केवल एक्टिव रहने से काम नहीं होगा, बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी। एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सिलेक्शन, श्योर सिलेक्शन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ऐसी बात होगी, है ना। तो द मॉलिक्यूल्स टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन
इज कॉल्ड एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो जिनको पता है, जिनको जानकारी है, जो तैयारी धीरे धीरे कर रहे हैं, वो एक्टिव तो हैं, है ना। तो इट इज कॉल्ड एक्टिव मॉलिक्यूल्स। द एनर्जी ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, द एनर्जी ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, द एनर्जी ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, द एनर्जी ऑफ एक्टिव molecules, the energy of active molecules is equal or greater, या तो बराबर होगी या ग्रेटर होगी, इक्वल और ग्रेटर। the energy of active molecule is equal or greater than a fixed energy, greater than a fixed energy। एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी से ज्यादा एनर्जी उसके पास होनी चाहिए, है ना, या तो उसके बराबर या तो उससे ज्यादा, तभी तो वो काम कर पाएगा, तभी तो वो सक्सेस गेन कर पाएगा, है ना। तो द एनर्जी ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल इज इक्वल और ग्रेटर देन फिक्स एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। जैसे मान लीजिए सभी लोग एक्टिव हैं, ठीक, लेकिन एक हमने बाउंड्री लाइन बना दिया कि केवल 40,000 लोग ही इसके बाहर जा पाएंगे। तो जो हाईली एक्टिव होंगे, जो यहां पर आकर के कोलाइड कर रहे होंगे, जिनके निकलने के चांसेस 100% है, तो जब 100% पर वो कोलिजन करेंगे, फाइनल कोलिजन करेंगे, जिससे वो एनर्जी बैरियर, जो बैरियर लगा हुआ है, उसको क्रॉस कर जाएंगे, मतलब उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस समय जो एनर्जी होगी उसके पास, उसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। और शुरुआती दौर में जिनको जानकारी है, जो काम कर रहे हैं, तो उनकी जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कुल मिला के इतनी ही बात है, लेकिन ठीक है, कुछ पॉइंट्स हमको लिखना है इसमें, इसलिए लिख लिया है, ठीक है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर डिपेंड करती है। सभी कोलिजन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा ऐसा संभव नहीं है। ओनली वेयर द एनर्जी इज इक्वल और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, केवल वो रिएक्टेंट, वो कोलिजन जिसके बाद उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगी, वहां पर प्रोडक्ट के चांस बनेंगे, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के कहना है इस कॉन्सेप्ट का। व्हेन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, व्हेन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जब क्रियाकारी अणुओं की ऊर्जा जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी, ठीक है, लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट मोलिक्यूल डू नॉट प्रोड्यूस, दैट मोलिक्यूल डू नॉट रिएक्ट, दैट मोलिक्यूल्स डू नॉट रिएक्ट। तो उन मॉलिक्यूल्स की जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी, वो रिएक्ट करेंगे ही नहीं, है ना। एक्टिव होना अलग बात है, लेकिन फाइनली आगे जाना अलग बात है, तो वो रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मॉलिक्यूल, द मिनिमम amount of energy, the minimum amount of energy required, the minimum amount of energy required by molecule to takes part in a chemical reaction, is called activation energy, तो उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जिसपे मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमें इस बात की जानकारी होती है कि हमें ये काम करना पड़ेगा और हम काम करना शुरू करते हैं, तो दिस टाइम द एनर्जी इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
और इसके बाद द एक्टिवेशन एनर्जी इज फिक्स एंड कांस्टेंट, द एक्टिवेशन एनर्जी, द एक्टिवेशन एनर्जी, द एक्टिवेशन एनर्जी इज फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। वो हर मॉलिक्यूल के लिए फिक्स होगी और कांस्टेंट भी होगी। कितने एनर्जी पर वो रिएक्ट करेगा ये उसके लिए फिक्स होगी, फिक्स एंड कांस्टेंट, फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। इट इज नॉट डिपेंड्स, इट इज नॉट डिपेंड्स, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ना तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, और वो कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड नहीं करेगी, है ना, कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड नहीं करेगी। जैसे किसी रिएक्शन को होने के लिए जो फिक्स एनर्जी चाहिए, जैसे एग्जाम में पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए, तो सभी को 33% नंबर चाहिए, ठीक है, उस तरीके से। तो जितनी भी एनर्जी होगी वो कैसी होगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, और वो टेम्परेचर या फिर प्रेशर, टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, कैटलिस्ट क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। तो एक बात और ध्यान रखेंगे इसमें, कांस्टेंट एंड फिक्स, इट इज independent of temperature and concentration, but catalyst decrease the activation energy। लेकिन catalyst क्या काम करता है, activation energy को कम कर देता है, catalyst decrease the activation energy, ठीक है। The chemical reaction having higher activation energy, एक और बात, द केमिकल रिएक्शन, ऐसा लिखते हैं, द केमिकल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द केमिकल रिएक्शन हैविंग, पहले लोअर से स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, जिन केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। देखिए, चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का फॉर्म हो या एंडोथर्मिक का हो, सभी रिएक्शन को होने के लिए, सभी रिएक्शन को चलने के लिए आगे एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ओके, क्लियर। अब बात कर रहे हैं हम लोग द केमिकल रिएक्शन हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो केमिकल रिएक्शन जिनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, जैसे आपको पता, बहुत सारे लोगों को ये पता चल जाए कि 20% पर ही पास हो सकते हैं एग्जाम में, तो आप देखोगे बहुत सारे मॉलिक्यूल कोलाइड करके आगे चले जाएंगे, है ना। तो द केमिकल रिएक्शन हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्टिव कॉलिजन, तो उसमें जल्दी से, जैसे 20% पे पास होना है तो 20% के ही नंबर लाने पड़ेंगे ना, अभी तो 33 पे पास होना पड़ा, थोड़ा ज्यादा लाना पड़ता है, तो 20% आना पड़ेगा, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स 20% पे जल्दी से पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो द केमिकल रिएक्शंस हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, fraction of effective collision will be large, fraction of effective collision, fraction of effective collision will be large, and rate of reaction is faster, रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर। और वो रिएक्शन जिसके लिए इटसेल्फ एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो फास्ट चलेगी, ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन कैसी होगी, फास्टर होगी, और उसके लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक्सटेंट है, कोलिजन का एक्सटेंट है, वो कैसा होगा, लार्ज होगा, ठीक है। तो जिन रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, अब अगर ज्यादा होगी तो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो लेस द एक्टिवेशन एनर्जी, large number of collision is there and the reaction is faster। और वो chemical reactions कैसे होंगे, faster होंगे। These are the faster chemical reactions। ये chemical reactions कैसे होंगे, faster होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे के पोर्शन पर। तो
let's talk about the further portion. And that portion is, जिस पोर्शन पे अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड है, बस उसको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए अलग अलग आपको थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना है। उसको समझना बहुत मुश्किल रहता है, इन सब चीज़ों को, चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती, क्लियर नहीं होती। कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि कौन सा स्लोप जो है वो एक्सोथर्मिक के लिए है, कौन सा स्लोप एंडोथर्मिक के लिए है। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के स्लोप को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया है ना। तो देखो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी और टेम्परेचर का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली जो मॉलिक्यूल में एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। इसके बाद अभी फिर मैं दोबारा एक्टिवेशन और एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी को अलग से भी डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो फिर से एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, हार्ड स्फेरिकल होंगे, ऐसा कहा। आयंस भी होंगे तो भी रिएक्ट करेंगे और एटम्स भी होंगे तो भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो उनका नेचर कैसा होगा, हार्ड और स्फेरिकल। और किसी भी केमिकल रिएक्शन को आगे जाने के लिए क्या चाहिए, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल। हर कोलिजन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओनली इफेक्टिव कोलिजन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, ओनली इफेक्टिव कोलिजन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल के इनिशियल काम करने के लिए, जो बाकी से थोड़ा अलग हट के काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कॉलेजन, मतलब जिसने सोचा कि हमको एग्जाम देना है तो वो थोड़ा अलग से काम करेगा, तो दैट टाइम द एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये धीरे धीरे कॉलेजन के बाद, धीरे धीरे पढ़ाई करने के बाद उस स्ट्रीम पे आ जाएगी कि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए। एनर्जी बैरियर, ये बैरियर है लास्ट एग्जाम समय का, अब यहां को क्रॉस करना है आपको, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो वो फाइनल कोलिजन जिसके बाद एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएगा मॉलिक्यूल, मतलब उसका प्रोडक्ट बनना लगभग कंफर्म हो गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे, ठीक है। वंस मैं फिर से डिफाइन कर दूंगा, पहले हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, एक्टिवेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए पाथ कैसा होता है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ये रिएक्टेंट्स की कंडीशन, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है पहले से, रिएक्टेंट्स, और अगर ये रिएक्टेंट्स इस पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो इस पाथ को अगर ये फॉलो कर रहा है, ओके, तो ये यहां पे आया और ये फाइनली कैसा चला गया, प्रोडक्ट में चला गया। दिस इज कन्वर्टेड इनटू फाइनली प्रोडक्ट, है ना। फाइनल कहां पे कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली थोड़ा समझने में भी प्रॉब्लम जाती है, इसलिए कोशिश करते हैं। तो देखो, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर, इसको उसने क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो देखो, रिएक्टेंट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कैसी है, कम है। रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो साइन है ये किसको शो कर रहा है, ये पूरा एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहा है। मतलब अगर यहां तक पहुंच गया है एनर्जी, ठीक, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी पे आ गया। इसके आगे जैसे ही जाएगी तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी पर आ गई। अब ठीक, अब अगली बात देखिए, जब एक्टिवेशन एनर्जी के बाद थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो सो मेनी मॉलिक्यूल्स, तो इधर का एक्सटेंट कैसा है, राइट साइड का लार्जर एक्सटेंट है, लार्जर एक्सटेंट, तो लेस एक्टिवेशन लार्जर एक्सटेंट, लेस एक्टिवेशन लेफ्ट साइड, कम एनर्जी लग रही है लेफ्ट साइड पर, और जो मॉलिक्यूल के जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का एक्सटेंट है वो कैसा है, लार्ज है। तो दिस इज अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्टिवेशन इज ऑन लेस एक्सटेंट, एक्टिवेशन कम है, और जो राइट साइड का मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, कोलिजन का एक्सटेंट है वो लार्जर है। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का एक्सटेंट अगर लार्जर है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे नाइट्रोजन
प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। और प्लस आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ढेर सारा हीट इवॉल्व होता है, इट इवॉल्व लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। ठीक है, तो यहां पे मॉलिक्यूल के एक्टिवेशन के लिए कभी भी आप इस रिएक्शन को देखोगे तो ऊपर 500 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ होगा। फिर आप सोचोगे कि ये एक्सोथर्मिक था, फिर भी इस पे 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिखा है। तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी है। बट एक बार एक्टिव हो गए, कोलिजन स्टार्ट हो गया, देन रिएक्शन विल बी फास्टर। तो एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट कैसा होगा, लार्जर होगा। ठीक है, और अगर मान लो कैटलिस्ट मिला दिया, ठीक, जैसे मान लीजिए आप कह दिया कि जिनके जिनके 20% आएंगे सब पास हो गए, तो जल्दी से 20% मतलब 33 से भी फास्टर, तो 33 से भी फास्टर 20% पे, तो कोलिजन का नंबर 33 पे भी नहीं जाना है, 20 पे ही स्ट्राइक करना शुरू, 20 पर ही पास होना है, तो कम नंबर लाना पड़ेगा, तो ज्यादा लोग 20 पर पहुंचेंगे, उसकी संभावना ज्यादा होगी। तो हियर पास हुए लोगों की संख्या भी यहां पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लार्जर एक्सटेंट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का एक्सटेंट कैसा होगा, यहां पे लार्ज होगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, लेस एक्टिवेशन मोर द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फास्टर द रिएक्शन, दिस इंडिकेट्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम होती है। अभी समझ में और क्लियर आ जाएगा जब हम लोग एंडोथर्मिक के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अब मान लो अगर कैटलिस्ट है, इफ देयर इज कैटलिस्ट, अब अगर मान लीजिए जैसे कॉलेज में एडमिशन के लिए इतनी एनर्जी लगानी, अगर बहुत सारे कॉलेज खुल जाएं, 80,000 की जगह 20 लाख सीटें हो जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग डॉक्टर बनने लगेंगे, ढेर सारे लोग आ जाएंगे। तो इधर राइट एक्सटेंड में, राइट साइड वाले हैंड में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर देयर। ठीक, बट अभी बहुत टफ है। ठीक, तो एक्टिवेशन, ये कंडीशन हुई पहले कि अगर परसेंटेज को हम कम कर दें या सीटों को बढ़ा दें, परसेंटेज कम करने का मतलब नहीं, नंबर ऑफ सीट्स अगर बढ़ा दें तो ज्यादा लोग बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, तो ज्यादा लोग बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, तो राइट हैंड साइड मतलब मोर डॉक्टर्स आर हियर, तो बहुत सारे डॉक्टर्स यहां पे दिखेंगे। ठीक है, तो ये कब हुआ, जब सीट्स को बढ़ा दिया, है ना, सीट्स को बढ़ा दिया तब की कंडीशन है। एक और कंडीशन यहां पे, अब अगर मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो एनआरआईज हैं, जो बाहर में रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने उनके लिए कहा कि ठीक है भैया आप नीट का भी एग्जाम मत दो, आप तो $30,000 पर ईयर की फीस दे दो, $30,000 फीस दे दो। तो अब यहां पे अगर आपके पास कैटलिस्ट है तो यू कैन फॉलो अ न्यू पाथ। तो अगर कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन कैटलिस्ट इज देयर, ओके। तो अगर कैटलिस्ट है तो वो नए पाथ को फॉलो अप करेगा, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर कैटलिस्ट आ गया तो एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी एंड इट फॉलो द न्यू पाथ ऑफ द रिएक्शन। तो ठीक है, तो ये एनर्जी वो जब नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी तो यहां पे कम एक्सटेंट पर फिर भी लोग इधर के तरफ ज्यादा से ज्यादा लोग जा रहे हैं, और अगर कैटलिस्ट है तो वो और कम हो जाएगी, इट फॉलो द न्यू पाथ। अब बात करते हैं हम दूसरे कर्व के बारे में, तभी आपको ये बात क्लियर होगी। अब देखो एक और चीज समझते हैं। अब जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज देयर इज ऑन लार्ज स्केल, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत लार्ज स्केल में है, लेकिन कभी आपने देखा कि वो बर्न हो रहा है, कभी आपने बर्न होते हुए इसको नहीं देखा, कभी आपने रिएक्ट करते नहीं देखा। लेकिन अगर आप लाइमस्टोन को लाइए, चूने का एक पत्थर लाइए, लाइमस्टोन दिवाली के समय हम लोग पुताई के लिए यूज करते हैं, बाल्टी में आप पानी में डाल दीजिए, कैन सी, हम लोग रिएक्शन को देख सकते हैं। ठीक है ना, रिएक्शन होती हुई दिखेगी आपको, हीट इवॉल्व होती हुई दिखेगी। ठीक, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज हियर लोअर, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज फास्टर, मतलब जल्दी कोलिजन हुआ होगा, रिएक्शन फास्ट आपको दिख रही है, लेकिन देयर इज लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज देयर, but there is no collision, there is no reaction between nitrogen and oxygen in normal condition. So here the energy required to start the reaction is 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आएगा, तब जाके वो एक्टिव होगा, तब जाके वो नाइट्रिक
ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड में बनना शुरू करेगा एंड हियर हीट इज नेगेटिव। तो दिस इज एंडोथर्मिक, मतलब उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी यूज होगी। जैसे मान लीजिए ऐसा बोल दिया 90% इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम, 90% इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम, या सीट्स का नंबर और कम कर दिया, ओनली 5000 सीट इज देयर इन 20 lakhs ऑफ स्टूडेंट, 15 lakhs ऑफ स्टूडेंट, 16-17 लाख जो भी स्टूडेंट बैठते हैं उनके लिए अगर केवल 5000 सीट हो जाए तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल हो जाएगा। तो एक्टिवेशन इज वेरी हाई एंड द राइट हैंड साइड देयर इज वेरी स्मॉल एक्सटेंट, है ना। तो यहां का जो एक्सटेंट है राइट हैंड साइड का वो कैसा हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमको केवल कर्व को पहचानना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कौन सा एक्सोथर्मिक है कौन सा एंडोथर्मिक है। लेकिन क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि जहां भी मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स आते हैं वहां हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती ही होती है, तो इसलिए अच्छे से आप इसको ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने इतना इसके लिए आपके लिए हार्ड वर्क किया, ठीक है ना। और आपको समझ में आना चाहिए बात। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन पहला वाला किसके लिए था, एक्सोथर्मिक के लिए था। नाउ इट इज क्लियर, लेस एक्टिवेशन एंड लार्जर द एक्सटेंट एट द राइट हैंड साइड, जहां पर राइट हैंड साइड का एक्सटेंट लार्जर है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। लार्जर, लेस एक्टिवेशन एंड लार्जर द एक्सटेंट ऑफ राइट हैंड साइड, जहां पे ज्यादा से पास होने के लिए परसेंटेज कम, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा, तो जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग राइट हैंड साइड पर जा रहे हैं पास होकर के, वो एक्सोथर्मिक है। क्योंकि एक्सोथर्मिक में ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि स्टार्ट होते ही, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइम वाटर को हम पानी में डालेंगे तो हमको रिएक्शन कैरी ऑन दिखेगी, है ना, कैरी ऑन समझ में आएगी क्योंकि हीट निकलेगी, दिखेगा का मतलब हीट इवॉल्व होते हुए दिखेगी, ठीक है। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक के लिए देखो कैसा होगा, वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या होगा, बहुत हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा। इट मींस एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई। हियर द एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई। जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ सीट्स अगर बहुत कम कर दी जाए, 5000 कर दी जाए, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एनर्जी जो लगाने वाली एनर्जी है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, वो बहुत बढ़ जाएगी। तो जो राइट हैंड साइड पर कॉलिजन वाले पार्टिकल्स हैं उनका नंबर क्या हो जाएगा, जो इधर जाने वाले लोग हैं राइट हैंड साइड पर क्रॉस करके, उनका एक्सटेंट कम हो जाएगा एंड रिएक्शन विल बी स्लोअर। और रिएक्शन कैसी होगी, स्लो होगी, रिएक्शन विल बी स्लोअर। कभी भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस को आप आसानी से कैरी ऑन होते हुए नहीं देखोगे, तो रिएक्शन विल बी स्लोअर। ओके, सो या एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी का एक्सटेंट कैसा है, बहुत बड़ा है ना, वेरी हाई एक्टिवेशन। और जो फॉर्म हो रहे हैं, जो जिन्होंने बैरियर को क्रॉस किया, उनका नंबर बहुत कम है। इफ देयर इज कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट है तो फिर से कैटलिस्ट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट फॉलो द अनदर पाथ। तो एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, तो ये एनर्जी बैरियर, और यहां पे जो एनर्जी पहुंचेगी, जो वहां तक एनर्जी लगाएगा, तो उसकी एनर्जी को क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, जो अभी एनर्जी बैरियर से नीचे हैं, उनकी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक के लिए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज लो, large extent on the right hand side because so many reactants are cross the energy barrier। कम है एनर्जी, इसलिए बहुत सारे लोग एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। बट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन देयर इज एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई एंड द एक्सटेंट ऑफ collision is number of collision, extent of number of collision is very low and the product formation, the rate of product formation is very slow। और product formation का rate कैसा होगा, बहुत slow होगा। यहाँ पे rate of product formation is very slow। तो बहुत कम लोग इधर पे पहुंचने वाले हैं, इसका मतलब ये है। तो this is for एंडोथर्मिक एंड दैट वन इज फॉर एक्सोथर्मिक। इन दोनों के डायग्राम को ध्यान रखना। अब आप ध्यान रख भी पाओगे, मुझे लगता है आराम से देखते ही पहचान जाओगे, है ना।
तो कैसे पहचानना है ये मैंने आपको बता दिया। हमारा मेन काम है कि ये डायग्राम आपको दिखे कि कौन सा एक्सोथर्मिक का है, कौन सा एंडोथर्मिक का है, तो ये हमको पहचान में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमको 4 नंबर लेने हैं, 4 मार्क्स की हमारी बात है इसमें, है ना। तो दिस इज अबाउट द पाथ ऑफ द रिएक्शन इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब मैंने आपसे कहा था कि एक बार फिर से हम क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी को अलग से डिफाइन कर लेते हैं, और केवल इतना ही काम है, कोलिजन थ्योरी का हमको कोई काम नहीं था, लेकिन क्योंकि आप ऐसा कहोगे कि मैंने बताया नहीं था इसलिए बता दिया है, वैसे उसका कोई काम नहीं है। तो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी डिनोटेड बाय EA, activation energy, minimum amount of energy of reactant molecules, minimum amount of energy, minimum amount of energy of reactant molecule, minimum amount of energy of reactants molecule, क्रियाकारी अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा, minimum amount of energy of reactant molecule required to start the collision, required to start the collision, required to start the collision, क्रियाकारी अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वो टकराना प्रारंभ करते हैं। मतलब आपको अगर ये बात पता चल जाए कि ऐसा एग्जाम है और ऐसे उसके लिए काम करना है, ऐसे उसके लिए पढ़ाई करनी है, तो आपने काम करना शुरू किया, दैट टाइम इज द योर एक्टिवेशन और एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। थोड़ा एक्टिव हो गए आप अदर्स के कंपैरिजन में। बहुत सारे लोग हैं बायोलॉजी ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं कि किस काम के लिए लिया उन्होंने, ऐसा कहेंगे कि मैथ्स नहीं आता इसलिए ले लिया है, तो उनकी जो एनर्जी है, बाकी जो लोग काम कर रहे हैं एक्टिवली, उनकी एनर्जी, दोनों के एनर्जी में अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से एक बार, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कोलिजन, इट्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। और एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल। मतलब ये हुआ कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा है काइनेटिक है, वो ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से। ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से, इसका मतलब अभी बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात किया हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। देन अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या, जिस पे मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन प्रोड्यूस करेगा, मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन लगभग तय है। ठीक है, तो अ कोलिजन बिटवीन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, अ कोलिजन बिटवीन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, कोलिजन बिटवीन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, अधिक ऊर्जा वाले अणुओं के मध्य होने वाली टक्कर, कोलिजन बिटवीन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। overcome the force of repulsion, 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 जिससे दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच रिपल्शन फोर्स कम हो जाए, overcome the force of repulsion and bring the formation of unstable cluster. Okay, bring the formation of unstable cluster. This is called activated complex. Activated
कॉम्प्लेक्स, और कॉमनली इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, तो ऐसा आप ध्यान रख सकते हो. ब्रिंग द फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल क्लस्टर. ओके, द लाइफ span is very small. जिसका लाइफ स्पैन कैसा होता है, बहुत कम होता है. द लाइफ स्पैन इज वेरी स्मॉल. it breaks either into product, breaks either into reactant, वो reactant में भी वापस आ सकता है. breaks either into reactant or form new substance. Okay, so this time the energy is called threshold energy, जिससे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है, अनस्टेबल लस्टर बनता है. इट मे बी ब्रेक्स इनटू रिएक्टेंट और a new substance, formation of a new substance, it means product. okay, तो जिससे वो अनस्टेबल लस्टर प्रोड्यूस करता है, जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है या फिर वो रिएक्टेंट में वापस ब्रेक हो सकता है. तो इस टाइम जो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो इस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. ओके, और थ्रेशोल्ड एनर्जी हमेशा threshold energy is always equal to potential energy plus activation energy. Potential energy plus activation energy, इन दोनों का सम अप होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी. एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी को हिंदी में दहली ऊर्जा कहते हैं. दहली ऊर्जा. थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी. एनर्जी, और ये हमेशा संक्रियण ऊर्जा के मान से अधिक होती है. इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होती है. थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ऑलवेज मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी. तो दोनों पाथ अब आप आराम से पहचान लेंगे. दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. और इसके क्वेश्चंस को करने का एक तरीका है, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं? एंथैल्पी डेल्टा H इक्वल टू EF माइनस EB. एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देयर. डेल्टा H इक्वल टू EF इंटू EB. ओके, तो डेल्टा H ओनली. enthalpy change EF is the activation energy for forward reaction, or EB is the activation energy for backward reaction. एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. और क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव होता है. तो ये 2 पॉइंट और ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है? नहीं तो फिर आंसर उल्टा सीधा आएगा. तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H इज नेगेटिव. फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H इज पॉजिटिव. एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H नेगेटिव और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H पॉजिटिव आएगा. ये बात ध्यान रखना है.
अब इस पे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स भी करते हैं, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। Okay, so now the question is N2 plus 3H2, N2 plus 3H2, it gives 2 ammonia. N2 plus 3H2 is give 2 ammonia plus 22 kilocalories of heat. तो प्रोडक्ट के साथ हीट प्लस साइन से लिखा हुआ है, इट मींस द डेल्टा एच इज नेगेटिव, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। तो कितनी हो जाएगी -22, डेल्टा एच कितना हो जाएगा -22 किलो कैलोरीज। ओके, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर 2NH3 कन्वर्टिंग टू N2 plus 3/2H2। ओके, तो इस रिएक्शन के लिए आपको एक्टिवेशन निकालना है, मतलब बैकवर्ड के लिए निकालना है, फॉरवर्ड के लिए आपको गिवन है ना। तो N2 plus 3H2, 2 अमोनिया, डेल्टा एच इज -22 किलो कैलोरीज, और एक्टिवेशन एनर्जी, और यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज 70 किलो कैलोरीज। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी आपको दिया हुआ है 70 किलो कैलोरीज, मतलब EF आपको दिया है। द टोटल फॉर्मूला इज डेल्टा H इक्वल टू EF माइनस EB। व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, EB निकालना है ना। तो EB को इधर कैरी कर लो तो प्लस हो जाएगा, तो EB इक्वल टू क्या आ जाएगा EF, और ये माइनस की वैल्यू है और यहां भी माइनस है, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस ही रहने देते हैं, माइनस डेल्टा एच कर लेते हैं, वैल्यू माइनस में है तो EB इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए EF कितना है 70 -22, वैल्यू भी माइनस की, तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, तो आंसर आ गया 92 किलो कैलोरीज। तो बैकवर्ड रिएक्शन की जो एंथैल्पी आ जाएगी दिस इज 92 किलो कैलोरीज। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एंथैल्पी कितनी आ जाएगी 92 किलो कैलोरीज प्लस की, प्लस 92 किलो कैलोरीज। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो दिस इज द पोर्शन ऑफ कॉलिजन, एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये वो पोर्शन है जिसमें हमने एक्टिवेशन कॉलिजन के बारे में बात किया, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात किया और थ्रेशोल्ड के बारे में बात किया। अब एक छोटा सा पार्ट और रह गया इसका, मुझे लग रहा था इस लेक्चर में आ जाएगा लेकिन आया नहीं पाया, है ना। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ A plus B is converting to C in a chemical reaction, A plus B is converting to C, is an exothermic, is an exothermic। exothermic का मतलब हुआ डेल्टा H नेगेटिव, exothermic is an exothermic। okay, the enthalpy is an exothermic reaction, the enthalpy is 30 kilojoule per mole। exothermic, the enthalpy is 30 किलोजूल पर मोल, और इसके लिए एंथैल्पी कितना है 30 किलोजूल प्रति मोल, 30 किलोजूल पर मोल। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन EF, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज 70 एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज 70 किलोजूल पर मोल। अगेन फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, तो यार डेल्टा H इक्वल टू EF माइनस EB, एंड व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, यहां पे ये कितना है -30, तो उधर आएगा क्या निकलना है EB इक्वल टू व्हाट, EF इज व्हाट, EF इज 70 और 30 एक्सोथर्मिक है तो माइनस हो जाएगा, साइन भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 30, तो आंसर इज 100 किलो जूल पर मोल। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू फिनिश द Arrhenius, and I think the chemical kinetics is over in the next lecture. Thank you.